नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआई अतुल राजपूत में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था क्या कि हम लोग वर्णमाला का जो प्रैक्टिस सेट था, वर्णमाला की जो प्रैक्टिस थी वो बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट की विथ एक्सप्लेनेशन के। हमने उसको कंप्लीट किया है। प्रत्येक क्वेश्चन के हमने सभी चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालिसिस किया, डिटेल के साथ देखा। तो अब हमारे वर्णमाला के जो सभी क्वेश्चन थे वो हम समाप्त कर चुके हैं, अच्छे से हम उसको पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं अपनी वर्तनी टॉपिक में कि हमारी वर्तनी टॉपिक में हम किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए। हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्या क्या वैरायटी हो सकती है क्वेश्चंस की। और उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले अपने क्वेश्चन किए हैं डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो हमारे मेन चैनल 30 मिनट्स जीएस में है, जीएस पे हम पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेंगी। जैसे ही उस चैनल पर आपको थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी प्रत्येक टॉपिक की, उस थ्योरी क्लास के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस चैनल पे उसकी प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, जिससे कि हम लोगों को थ्योरी के साथ साथ अभ्यास भी होता चले, प्रैक्टिस भी होती चले, जिससे कि हम लोगों का परीक्षा में समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। और ये आते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमने अपनी थ्योरी क्लास में वर्तनी को स्टार्ट किया था, उसी टाइम ने बताया था कि वर्तनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में तो हमारी वर्तनी को हम वर्तनी ही कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, उर्दू भाषा में क्या कहते हैं। तो उर्दू भाषा में हम कहते हैं हिज्जे। यहाँ पर ये पॉइंट भी लगा है, यानी कि नुक्ता लगा है। यहाँ पर फ़ोटो खींचने की वजह से थोड़ा सा शायद डार्क में नहीं लग पाया होगा, इसलिए इसमें नहीं आया है। तो यहाँ पर हिज्जे हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये अक्ष और जफर, इनके अर्थ अलग होते हैं, ये वर्तनी से संबंधित इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, हिज्जे। उर्दू भाषा में क्या कहते हैं, हिज्जे, और हिज्जे कहते हैं। ठीक है, और आपका इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस वर्ण के ऊपर सूर्य रेखा तोड़ी जाती है। यानी कि जो भी हम ये लिखते हैं, जो वर्ण लिखते हैं, जैसे का, ये हमने ऊपर सिरो रेखा लगा दी, खा ये ऊपर सिरो रेखा लगा दी, गा ये ऊपर, जो भी ये सिरो रेखा है, ये कौन से ऐसे वर्ण है, कौन से ऐसे व्यंजन है जिनके ऊपर तोड़ी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊ, क्या ऊ के ऊपर तोड़ी जाती है, नहीं, ऊ के ऊपर नहीं तोड़ी जाती है। था के ऊपर तोड़ी जाती है। ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया सही। ला इसके ऊपर नहीं तोड़ी जाती, झा इसके ऊपर नहीं तोड़ी जाती है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये देखेंगे किसके ऊपर तोड़ी जाती है और किसके ऊपर नहीं तोड़ी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं, ऐसे वर्ण जिनके ऊपर या तो ये गोल घुंडी नुमा ये संरचना होती है ऐसी, या फिर गोलाकार रूप में इस तरह संरचना होती है, वहाँ पर हमारी जो है सिरो रेखा तोड़ी जाती है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि व्यंजन में कौन कौन से हमारे, का वर्ग में देखते हैं, का नहीं टूटी जाएगी, खा गा घा इंगा नहीं टूटी जाएगी। ठीक है, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था, यहाँ पर ये देखिए ये गुंडीनुमा में संरचना मिली, ये संरचना, इसीलिए हमने यहाँ पर ये सिरो रेखा तोड़ दी है। ता था दा धा में भी टूटेगी इस तरह से। ठीक है, ता था दा धा ना, पा फा बा भा में भी हमें ये गुंडीनुमा संरचना मिलती है, तो यहाँ भी हमारी टूटेगी। ठीक है, पा फा बा भा मा, या रा ला वा सा में ये गुंडीनुमा संरचना है ये, तो इसलिए यहाँ भी सिरो रेखा तोड़ी जाएगी। सा हा, छा त्रा ज्या, छा में हमें ये गुंडीनुमा संरचना ये मिलती है, इसलिए यहाँ भी आपकी जो सिरो रेखा है वो तोड़ी जाएगी। अब स्वर में देखते हैं, छोटा आ में टूटेगी, बड़ा आ में टूटेगी। ठीक है, इन दोनों में
टूटती है। हालांकि यहाँ घुंडी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनमें तोड़ी जाती है, ये गोल गोल संरचना होने के कारण। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं कौन सी है। शुद्ध वर्तनी पूछी है, अमरकंटक, अधिष्ठाता, आशीर्वाद, उज्ज्वल। ये बहुत ही फेमस जो हमने यहाँ पर ऑप्शन दिए, बहुत ही फेमस शब्द हैं। इनसे अधिकतर प्रश्न बन जाते हैं, अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। तो हम देखते हैं अमरकंटक क्या सही लिखा है। अगर हम इसको देखें तो हमें लगता है कि ये वास्तव में सही ही लिखा है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। लेकिन हम आपको गलती बताते हैं कहाँ पर गलती है। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा वर्तनी वाला टॉपिक, जिस तरह से हमने समझाया है। तो वहाँ पर हम देखेंगे जो पंचमाक्षर है वो कैसे यूज होता है, उसका प्रयोग कैसे होता है, कैसे हम उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। तो इस हिसाब से सेम वही हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हमें पता चलेगा कि इस अमरकंटक का शुद्ध रूप क्या है। यहाँ देखते हैं, जैसे हमने लिखा अमरकंटक, क्या ये हमारी शुद्ध वर्तनी है? नहीं, ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? जैसे हम लिखें अमरकंटक, ऐसे लिखा जाता है अगर, तो ये शुद्ध है। ये जो अनुस्वार है, हमने अपनी वर्तनी वाली क्लास में क्या बताया कि अनुस्वार है अगर उसके जस्ट बाद कोई स्पर्श व्यंजन आया है, यानी कि इस अनुस्वार के बाद यहाँ देखें तो क्या बाद में आया? टा, यानी कि टा वर्ग का प्रथम अक्षर आया, यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं यहाँ पर। तो ये अनुस्वार अपनी पहचान किसके रूप में छोड़ा है? इसने टा के रूप में छोड़ दिया और स्वयं अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है। यानी कि ये पंचमाक्षर यहाँ पर था, टा के पहले यहाँ पर एक पंचमाक्षर था, उसने देखा कि मेरे साथ जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इसीलिए उसने अपना रूप बदल लिया और क्या रख लिया? अनुस्वार। अब अगर हम इस अनुस्वार का पुनः अपना वास्तविक रूप में लाना चाहें तो किस हिसाब से आएंगे, देखते हैं यहाँ। अमर, हम देखेंगे जो अनुस्वार ये कौन से पंचमाक्षर में बदलेगा। तो ये देखेंगे ये अनुस्वार के बाद कौन से वर्ग, कौन से परिवार का यहाँ पर सदस्य है। तो टा वर्ग का सदस्य, यानी कि टा है जिम्मेदार व्यक्ति, तो टा वर्ग का ही पंचमाक्षर यहाँ पर आएगा। तो ये अनुस्वार किसमें बदल जाएगा? आधे णा में, और टा का। ये हमारा है शुद्ध रूप, ये हमारी है शुद्ध वर्तनी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आधा णा है और यहाँ पर क्या दिया गया? ना, ये हमारी ता वर्ग का है, और जबकि ये हमारा किस वर्ग का है? णा, यानी कि टा वर्ग का है। यही अशुद्धि है। देखने में तो हमें ये सही लग रहा है अमरकंटक, यानी कि ना सही लग रहा है, जबकि शुद्ध रूप क्या है? णा। अब शुद्ध रूप क्यों है ये आपको पता चलेगा क्यों? क्योंकि जिस वर्ग के यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उसी वर्ग का ही तो पंचमाक्षर यहाँ आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पंचमाक्षर आया उसी वर्ग का, और दोनों के सेम वर्ग हैं, तो इसीलिए ये जो पंचमाक्षर वो अपना रूप यहाँ बदल लेता है और अनुस्वार बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अमरकंटक जो यहाँ पर अमरकंटक लिखा है वो कैसा है? ये अशुद्ध रूप लिखा है। ठीक है, ये हमारा अशुद्ध रूप है, इसलिए ये मगर गलत हो गया। अधिष्ठाता, ये हमारा बिल्कुल सही शुद्ध रूप है। अब देखते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या इसी तरह से लिखा जाता है? इसको अगर हम तोड़ के देखें तो क्या लिखा जाएगा? ये क्या बोले, अगर इसको उच्चारण करके देखें, आशीर्वाद। जी हाँ, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और देखते हैं उज्ज्वल, बोलिए उज्ज्वल, यानी कि आधा जा यहाँ भी है और आधा जा यहाँ भी है। अब अगर ये हम बोलकर देखें उज्ज्वल, ये हमारा सही है, जबकि ये हमारा गलत है। यहाँ पर क्या उच्चारण आ रहा है? उज्ज्वल, यहाँ उच्चारण आ रहा था उज्ज्वल, और यहाँ आ रहा है उज्ज्वल। तो हमारा ये वाला सही है, यानी कि दोनों आधे जाओगे। तो हमारा आशीर्वाद भी सही है और अधिष्ठाता भी सही है। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन हो गए सही। ऑप्शन क्या बनेगा? खा एंड गा, ये हमारे दोनों ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखते हैं ध्या अक्षर किससे मिलकर बना है। कौन कौन से यहाँ पर अक्षर हैं जिनसे मिलकर ये हमारा ध्या बना है? ठीक है, ध्या आधे धा और या से मिलकर बना है। आधे धा और आधे या से नहीं। हमने क्या बताया था कि ध्या
ये हमारा किससे मिलकर बनता है, दा आधा प्लस या, आधा दा प्लस या, इससे मिलकर बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, क्या ये है धा और या, धया नहीं, क्या ये धय नहीं, क्या है दे, दे होता है इसका उच्चारण दे। तुम्हारा ये आधा दा और पूरा या, ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्व में आधा वर्ण है, यानी कि ये जो पूछा है द्व, ये इसमें पूछा कि आधा वर्ण कौन सा है। अब अगर हम देखें तो हमें क्या लग रहा है कि ये जो वा है नीचे, वा ये छोटा स्वरूप है, यानी कि यही हमें आधा दिख रहा है, जबकि ये जो पूरा दा है, अभी एक मिनट रुकिए अभी समझाते हैं। ये जो हमारा ये दा है, ये दा ये हमें पूरा दिख रहा है, और ये हमें वा जो है ये हमें आधा दिख रहा है। जबकि हमने क्या समझाया था अपनी क्लास में कि जो भी हमें ये दा पूरा दिखता है और नीचे अगर उसके नीचे कोई आधा दिखता है तो वो आधा में इसलिए दिखता है क्योंकि जो ये वर्ण है, ये वर्ण है, इसने इस अक्षर को, इस वर्ण को अपने कंधे पर बैठा रखा है, यानी कि गोद में उठा रखा है, इसलिए इसकी लंबाई ऊंची दिख रही है, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा दिख रही है, सुडौल दिख रहा है। जबकि वास्तव में क्या होता है, वास्तव में जस्ट इसका उल्टा होता है। ये जो हमारा बच्चा है वो चाचा जी की गोद में है, इसीलिए चाचा जी लग रहे हैं छोटे, और ये जो बच्चा है वो लग रहा है क्या, बड़ा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो किसकी लंबाई बड़ी है, इन चाचा जी की, और बच्चा हमारा छोटा है, यानी कि जो छोटा है तो हमारा आधा है और जो बड़ा है वो हमारा पूरा है। तो हिंदी में आपको अगर कहीं भी, हिंदी में अगर आपको कहीं भी दिखाई दे कि जो छोटा लग रहा है और अगर वो नीचे है तो वो ही हमारा पूरा होगा, और जो बड़ा सुडौल दिखाई दे रहा है और अगर वो ऊपर है तो वो हमारा हमेशा आधा होगा। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो हम आपको अपनी थ्योरी क्लास में बता चुके हैं बहुत ही अच्छे से, उसको देखिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें द्वा में आधा वर्ण कौन सा है। द्वा में हमें दा पूरा दिखाई दे रहा है, यानी कि यही हमारा आधा है, और वा हमें आधा दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वा ने दा को अपने गोद में उठा रखा है। ठीक है, इसलिए वा की लंबाई कम लग रही है और दा की ज्यादा लग रही है। तो आधा वर्ण कौन सा है हमारा, दा ही हमारा आंसर सही हो गया। और वा कैसा है, ये हमारा पूरा वर्ण है। दोनों ऑप्शन गलत, कोई नहीं ऑप्शन गलत। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हन में पूरा वर्ण कौन सा है, यानी कि क्या है ऑप्शन, अभी एक मिनट रुकिए इसको साफ कर लेते हैं, जरा स्पेस बनाते हैं। यहाँ आप देखते हैं इसमें ये पूछा गया है ये इस तरह से, इसमें पूछा है कि पूरा वर्ण कौन सा है, ये हमारा ना है और ये हमारा हा है। अब यहाँ भी देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है कि क्या कि जो हमारा हा है ये हमें पूरा दिखाई दे रहा है, जबकि ना में आधा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा ना है ये हमारा जो वो अपने ऊपर अपने गोद में उठाए हुए है इस हा को, यानी कि ये ना जो है वो हमारे चाचा जी हैं और ये जो हा है वो हमारा भतीजा है। ठीक है, यानी कि चाचा जी ने भतीजे को अपनी गोद में उठा रखा है, इसलिए भतीजे की लंबाई कैसी लग रही है, भतीजे की लंबाई कैसी लग रही है, पूरी लग रही है ये। जबकि चाचा जी की लंबाई कैसी लग रही है, छोटी लग रही है, आधी लग रही है। तो दोस्तों यही सेम कॉन्सेप्ट हमने ऊपर भी यूज किया था, किसमें, दुआ में। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट इसमें भी है क्या कि जो बड़ा और सुडौल दिख रहा है वो हमारा आधा होता है, और जो कमजोर दिखता है, जो पूरा नहीं दिखता, वो हमारा असल में पूरा ही वर्ण होता है। जैसे कि अगर आपने किसी बच्चे को गोद में उठा लिया है और आप सामने वाले व्यक्ति से पूछे कि भाई बताओ किसकी लंबाई ज़्यादा है, मेरी ज़्यादा है या फिर इस बच्चे की, तो दिख तो रहा है कि बच्चा लंबा है, बच्चे की लंबाई आपसे ज़्यादा होगी, लेकिन असल में क्या होता है, असल में आपकी लंबाई ज़्यादा होती है, बच्चे की लंबाई कम होती है। तो यहाँ पर देखते हैं इसी प्रकार हन में कौन सा वर्ण पूरा है, तो हा हमारा हो गया कैसा, आधा, और ना हमारा हो गया कैसा, पूरा। तो इसका सही आंसर हो गया ना। दोनों ऑप्शन गलत और कोई नहीं भी ऑप्शन गलत हो गया। निम्न में से किस में रा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका एक खास ध्यान रखना, नहीं हुआ है। इसने क्या पूछा है, नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हर्षित, इसको तोड़ के देखिए, इसमें तो सीधे सीधे ही दिख रहा है कि हमारे ये रा का
अगर रेफ रूप लगाए तो यहाँ पर रा हमारा है, ठीक है। कैसा रा है रा, ये रेफ रूप होता है कैसा, आधा होता है, आधा रा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमाण। प्रमाण ये हमारा जो है ये हमारा रा लगा है, यानी कि पदेन रूप लगा है। पदेन रूप कैसा होता है, पूरा होता है, तो इसमें भी हमारा रा है, ठीक है। अब देखते हैं मृत्यु दंड। क्या लगता है आपको कि इसमें रा है या नहीं है, ये रा है या नहीं है, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। तो दोस्तों ये हमारा रा नहीं होता है, क्या होता है, री की मात्रा होती है, री ये मात्रा होती है, यानी कि मृत्यु दंड लिखिए, ना कि मृत्यु दंड। क्या इसका उच्चारण होता है, मृत्यु दंड। ई की साउंड आती है इसमें, यानी कि जो ये री मात्रा लगी होती है इसमें, तो यहाँ पर हमें ये री की मात्रा लगी है, ना कि रा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड। और इसमें हमारे रा है दोनों में, और ये कोई नहीं ऑप्शन हमारा गलत। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, गा मृत्युदंड। इसमें री नहीं, इसमें री का प्रयोग हुआ है, ना कि रा का। रा नहीं है इसमें, कौन है, री है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सही कथन चुनिए। निम्न में से सही कथन चुनिए, ठीक है। रा का पदेन रूप आधा होता है, यानी कि वो पूछ रहा है ये वाला रूप, खड़ी पाई के नीचे जो ऐसे लगता है, ये हमारा आधा होता है। जैसे हमने ये लिख दिया क्र, ये लिख दिया। अब मैं ये बताइए, क्या ये जो रा लगा है ये आधा होता है या पूरा होता है? इसने तो बोला है कि आधा होता है, इसने बोला है आधा होता है। जबकि हमने भी कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि जो भी हमें अगर आधा अक्षर नीचे लगा दिख रहा है और कोई अक्षर ऊपर है, तो और अगर ऊपर वाला अक्षर में पूरा दिखाई दे रहा है, सुडौल दिखाई दे रहा है, तो असल में वही आधा होता है। और जो नीचे लगा होता है वो हमारा पूरा होता है, वो हमारा पूरा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला है रा, ये रा इसका रूप है, रा के 3 रूप होते हैं, ठीक है, पूरा रा और रेफ रूप और पदेन रूप। तो ये हमारा जो रा लगा है नीचे, वो यहाँ आधा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस रा ने अपनी गोदी में उठाया हुआ है इस का को, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा दिख रही है और इसकी कम दिखाई दे रही है। तो असल में क्या हुआ कि जो रा का पदेन रूप होता है ये कैसा होता है, ये हमेशा पूरा होता है, रा का पदेन रूप पूरा होता है। और इसमें क्या लिखा है, आधा होता है, यानी कि ये तुम्हारा ऑप्शन गलत हो गया, जस्ट यहाँ पर उल्टा लिख दिया इसने। और रा का रेफ रूप पूरा होता है, यानी कि ये वाला रूप ये हमारा पूरा होता है, नहीं ये हमारा आधा होता है, पूरा नहीं होता। ये कैसा होता है, आधा होता है, ठीक है, आधा होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, पूरा, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। ये होता है आधा, रेफ रूप होता है आधा और पदेन रूप कैसा होता है, पूरा, ठीक है। वज्र शब्द में रा पूरा है, वज्र शब्द। अब जैसे यहाँ हम देखते हैं वज्र, जैसे हमने ये देखा रा नीचे लगा है, ठीक है, हमें यहाँ दिख तो रहा है कि रा आधा है और जा हमारे ये पूरा बना है, लेकिन फिर वही बात, इस रा ने किसको गोदी में उठाया है, इस जा को गोदी में उठाया है, इसीलिए गोदी में उठाया है, इसीलिए इसकी लंबाई कैसी लग रही है, ज्यादा, और रा की लंबाई कैसी लग रही है, कम, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पर है कि रा हमारा यहाँ पूरा है और जा हमारा आधा है। तो यहाँ पर रा हमारा पूरा है, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या पूछा है इसमें, सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। तो देखते हैं कौन सा सही कथन है, आ और सा, आ और सा। आ तो हमारा गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बा और सा, बा भी हमारा गलत है। आ वा सा, आ और वा दोनों गलत हैं। केवल सा, केवल सा, केवल सा, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसमें हा पूरा वर्ण है, यानी कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से किस में हा हमारा पूरा वर्ण है, यानी कि पूरा हा है। तो पहला देखते हैं चिन्ह, चिन्ह, इसमें हमारा इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ये जो हा हमारा है ये पूरा जरूर दिख रहा है, ये हमारा हा पूरा जरूर दिख रहा है, लेकिन असल में ये कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा है। और पूरा इसमें कौन है, ये ना। अभी हाल हम समझा के गए हैं आपको कि हमारा जो आधा दिख रहा है वो कैसा होता है, पूरा, और जो पूरा दिखता है वो कैसा होता है, आधा, ठीक है। तो इसमें तो हमारा हो गया आधा वर्ण हा, तो ये हमारा हो गया गलत ऑप्शन। आह्लाद में देखते हैं, इसमें भी ये हमारा क्या है, ये दिया गया है, ठीक है, यानी कि हा पूरा दिया गया है और इसमें ला इस तरह से आधा बनाया गया। अब हम सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाइए, क्या कि ये जो ला है वो अपनी गोद में उठाए हुए किसको, इस हा को, इसीलिए हा है जो पूरा दिख रहा है, इसकी लंबाई पूरी दिख रही है, और ला बेचारा कमजोर दिख रहा है। जबकि वास्तव में होता क्या है कि ला अपनी गोदी में उठाए होने की वजह से
ला की लंबाई कम और इस बच्चे हा की लंबाई ज्यादा दिख रही है, जबकि वास्तव में क्या है, ला पूरा है हमारा, ला कैसा है, पूरा, और हा हमारा कैसा, आधा। तो यानी कि यहाँ भी हा हमारा कैसा हो गया, आधा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं मेन चीज जो यहाँ है, हृदय। हृदय, क्या ये हृदय में हा जो है वो पूरा है या आधा है, बताइए। एक बार यहाँ साफ साफ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं जो हृदय में ये हा बना है, ये इस तरह से, क्या ये पूरा है या फिर आधा है। तो दोस्तों ये हमारा आधा हा नहीं है, ये हमारा आधा हा बिल्कुल नहीं है। क्यों, हमें लग रहा है देखने में कि हमारा आधा हा है। सेम यही वाला हम अगर कॉन्सेप्ट यूज करें, ये वाला यहाँ पर, तो दोस्तों ये हम गलत हो जाएंगे इस जगह पर। क्यों, क्योंकि ये हमारा रा नहीं है, ये हमारा रा नहीं लगा है। क्या लगा है, ये हमारी री की मात्रा लगी, ये हमारा स्वर इसके साथ शामिल हो गया। अगर इसको हम तोड़ के देखें तो ये हा प्लस री ये है। जब हम व्यंजन के साथ अगर स्वर को शामिल कर देते हैं तो हमारा वह व्यंजन पूरा हो जाता है, आधा नहीं होता है। इसलिए हमको लगता तो है कि ये हिर ये आधा हा है, जबकि ये आधा हा नहीं है। इसके साथ ये स्वर की मात्रा री, ये स्वर की मात्रा यहाँ पर शामिल हो गई है, इसलिए ये हमारा रा हा जो पूरा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया जाता है कि हृदय में बताइए हा पूरा वर्ण है या फिर आधा। ये हमारा हा पूरा वर्ण होता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसमें जो री की मात्रा होती है, ये री स्वर, इसकी मात्रा जो है इसमें लग जाती है। और हमने क्या पढ़ा है, व्यंजन में अगर स्वर शामिल हो जाए, व्यंजन में अगर स्वर की मात्रा लग जाए तो वो हमारा व्यंजन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया अच्छे से। और यहाँ पर सभी ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया, केवल ऑप्शन हुआ हमारा ग नंबर सही, हृदय में हा पूरा होता है। ठीक, अगर हम इस यहाँ देखें कि अगर ये री की मात्रा लगी है हा में, तो फिर रा कैसे लगता है, रा हमारा इस तरह से लगता है, इस तरह से। हा में ये रा हमारा इस तरह से लगता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो है, तो ये हमारा यहाँ पर हा पूरा हो जाए, हा आधा रहता है और रा पूरा होता है। और यहाँ पर इसमें री की मात्रा जुड़ी है, इसलिए हमारा यहाँ पर हृदय में हा पूरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध सही वर्तनी छांटिए, सही वर्तनी छांटिए। सहानुभूति, 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 इसमें से कौन सा सही है। यहाँ से देखते हैं पीछे से, ये क्यों ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर सहानुभूति यानी कि ये ती बड़ी की मात्रा नहीं होती है। यहाँ देखते हैं सहानुभूति, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा नहीं होती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर सहानुभूति, यहाँ पर ये भी नहीं होती है और आपकी ये बड़ी की मात्रा भी नहीं होती है। तो हमारा सही कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला। क्या होता है सही उसका, सहानुभूति, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, राइट आंसर हो गया क्या, सहानुभूति। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, का नंबर। शुद्ध वर्तनी क्या है, प्रशंसा, इसी तरह से लिखा जाता है, नहीं, प्रशंसा कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, प्रशंसा इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हमारी वर्तनी हुई गलत। पूरब, पूरब की वर्तनी क्या होती है, सही, पूर्व, ये हमारा गलत। प्रसाद, ये हमारा इस तरह से लिखा है यहाँ पर, वो वहाँ पर आपको यहाँ पर गुंडी सी दिख रही है, ये गुंडी नहीं है, ये हमारा इस तरह से लिखा है हमारा ऑप्शन ये। तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा, प्रसाद। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, शुद्ध वर्तनी है प्रभु। प्रभु की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, प्रभु हमारा किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर बड़ी यू की मात्रा ना होकर के कैसी होती है, प्रभु, ये छोटी यू की मात्रा होती है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत। कृपालु, लू में बड़ी यू की मात्रा ना होकर के छोटी यू की मात्रा होती है, तो हमारा ये सही होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पूज्य और मुनि। मुनि में बड़ी यू की मात्रा नहीं होती, कैसी होती है, मुनि, मुनि, ये होती है हमारी सही शुद्ध वर्तनी। तो हमारा इसमें कौन सा होगा, गा ऑप्शन, पूज्य। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं अहिल्या शुद्ध शब्द है, यानी कि इसने पूछा है कि जो हमारा यहाँ पर अहिल्या लिखा है क्या वो शुद्ध शब्द लिखा है या फिर अशुद्ध शब्द लिखा है।
तो हम यहाँ पर देखते हैं अहिल्या का शुद्ध रूप क्या होता है? अहिल्या। क्या ये शुद्ध है? नहीं। इसका शुद्ध रूप क्या है? क्या नाम है शुद्ध? अहल्या। अहल्या ये हमारा शुद्ध शब्द है। तो हमारा शुद्ध शब्द क्या होता है? अहल्या, इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अनाधिकार अशुद्ध शब्द है। जी हाँ, ये जो अनाधिकार लिखा है ये हमारा अशुद्ध शब्द ही है। क्यों? और शुद्ध शब्द क्या होता है इसका? इसका शुद्ध शब्द होता है अनधिकार। अनधिकार ये हमारा शुद्ध शब्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो अनधिकार है ये हमारी जो बना है शब्द बना है संधि से। कैसे? अन प्लस अधिकार। अन प्लस अधिकार ये हमारा संधि शब्द है और इसमें ये अन हमारा उपसर्ग भी है। तो जब ये आ हलंत है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आ हलंत से हम जब आ जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा ना बन जाएगा और यहाँ पर आ बन आ यहाँ जुड़ जाएगा और लास्ट का अधिकार ये इस तरह से हमारा बन जाता है अनाधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो गया ऑप्शन? अनाधिकार अशुद्ध शब्द है। हाँ बिल्कुल, ये अशुद्ध शब्द है, ये हमारा ऑप्शन सही है। पूज्यनीय अशुद्ध शब्द है। पूज्यनीय अशुद्ध शब्द है। अगर हम यहाँ देखते हैं बोलने से तो ये ठीक लगता है, लेकिन इसकी शुद्ध वर्तनी होती क्या असल में? ये हमारा पूज्यनीय गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी होती है पूजनीय। पूजनीय ये हमारा शुद्ध होता है और ये हमारा पूजनीय ये अशुद्ध होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? पूजनीय अशुद्ध शब्द है। हाँ बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक, अति संयोक्ति शुद्ध शब्द है। अति संयोक्ति शुद्ध शब्द है। यानी कि अगर हम अति संयोक्ति देखते हैं, सभी लोग क्या बोलते हैं? अति संयोक्ति। अति संयोक्ति इस तरह से बोलते हैं। तो ये हमारा आधा सा जो है वो हमारा गलत होता है। आधा सा ना होकर के पूरा यहाँ पर सा बना होता है, अति संयोक्ति। ठीक है, तो हमारा ये जो लिखा है अति संयोक्ति शुद्ध शब्द है, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर एक बार साफ में लिख कर देखते हैं, ये हमारा अति संयोक्ति अगर इस तरह से लिखा है तो ये हमारा गलत है। ठीक है, अगर इसी का शुद्ध रूप देखें तो अति संयोक्ति ये हमारा बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही शब्द है। अब ये कैसे है सही शब्द? यहाँ पर हम देखते हैं अतिशय शब्द होता है हमारा अतिशय। ठीक है, अतिशय ये हमारा शब्द होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? उक्ति। उक्ति। तो अतिशय तो हम ज्यों कहते हैं ऐसे ही उतार लेंगे, अतिशय। ठीक है, अब ये जो हमारा या में आ बचा है ये हम इसमें आ बाहर निकाल रहे हैं, प्लस ऊ इस काम ले रहे हैं, प्लस इक्ति। तो ये आ और ऊ मिलकर बन गया हमारा क्या? ओ। ये हम आगे संधि में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बस आपको डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए हम इसको खोल के दिखा रहे हैं। ठीक है, आ और ऊ मिलकर बना ओ। अब ये जो या है इसके साथ हम ओ का संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अति संयोग और फिर लास्ट में बचा हमारा इक्ति, ये हम इसमें जोड़ देंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारा ये सा है वो पूरा बढ़ रहा है, ना कि आधा। आधा अधिकतर लोग लिखते हैं जो कि गलत होता है। इसका शुद्ध रूप होता है हमारा अति संयोक्ति। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो हमारा इसमें देखते हैं कि नीचे कौन कौन से ऑप्शन है। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने देखा पूजनीय अशुद्ध शब्द है। हाँ बिल्कुल, ये पूजनीय अशुद्ध शब्द है क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है ये वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से इसमें हमें सही मिले। वा मिला सही, बा, सा और दा। क्या इसके ऑप्शन में है? आ और सा। आ हमारा क्या है? शुद्ध यानी गलत हो गया। ये कौन कौन से? बा सा दा में ढूंढना है। बा सा दा नहीं है, बा सा दा नहीं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोई नहीं। इसके सही कौन कौन से हुए? बा, सा और दा। ये हमारे बा, सा और दा ये हमारे इसमें सही हो गए, जो कि हमारे ऑप्शन में आया नहीं। तो ऑप्शन हम कौन सा चूज करेंगे? कोई नहीं। ठीक है, आप देखते हैं निम्न में से किस में ड़ा का प्रयोग हुआ है? ड़ा का प्रयोग हुआ है हमने हिंदी में पढ़ा था अभी, जब अपनी वर्तनी टॉपिक कर रहे थे थ्योरी में, तो पढ़ा था कि हमारे ड़ा और ढ़ा ये हमने वर्तनी में भी पढ़े और वर्णमाला में भी अच्छे से पढ़े कि इन दोनों का प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं हो सकता। तो क्या शब्द की शुरुआत में हो सकता है? नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत। और हमने पढ़ा था कि इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों जो वर्ण हैं इनका प्रयोग
हमारे किसी भी विदेशज भाषा में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी हिंदी की 9 विकसित ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी के ही शब्दों में होगी। अब ये हमारा जो कार्ड है ये हमारा कैसा है? विदेशी शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, इसलिए इसमें भी इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं पंडित और पकड़, ये दो चीजें, ये दो शब्द हैं। इसमें देखने वाली बात है, क्या ये हमारा पंडित, इसमें ये लगेगा? ये जो नीचे लड़ाकी बिंदी है, क्या ये लगेगी? क्योंकि हमने तो पढ़ा है क्या कि हिंदी के सभी शब्दों में जो भी अगर ये डा बीच लास्ट में आता है पहले स्थान को छोड़कर, तो वहाँ में बिंदी लगानी पड़ती है। तो क्या इसमें लगेगा? नहीं जी, इसमें भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पंडित शब्द है वो हमारा हिंदी का नहीं है, किसका है? संस्कृत का शब्द है। और हमने क्या पढ़ा कि संस्कृत के शब्दों में किसका प्रयोग होता है? डाका, ड़ा प्रयोग नहीं होता है। और जो हमारी हिंदी भाषा का शब्द है पकड़, इस पे ये हमारा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो गया? पकड़। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो गया? पकड़। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें ड़ा का प्रयोग सही है? ड़ा का प्रयोग किसमें सही है? गड्ढा, मेढक, ढोलक, ढाल। सेम वही कॉन्सेप्ट, क्या कि इस ढ़ा से पहले, इस ढ़ा से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। तो जितने भी शब्दों की शुरुआत है इससे काट दीजिए। ढोलक काट दीजिए, इसमें भी यहाँ पर ढाल में लगाए, काट दीजिए। बचे हमारे दो, गड्ढा और मेढक। तो इस पे इसमें जो शुद्ध है इसका शब्द गड्ढा, वो ये होता है गड्ढा, यानी कि यहाँ पर बिंदी नहीं होती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत और इसका ऑप्शन हो गया सही। मेढक में यहाँ नीचे बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, हालांकि लोग लगाते नहीं है, लेकिन वो अशुद्ध होता है। मेढक में बिंदी लगाई जाती है। ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में हुआ? यानी कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें जो ये अनुस्वार लगी, ये बिंदी लगी है अनुस्वार की, तो वो पंचमाक्षर के रूप में आया है। किस में आया है? आप लोग बड़े ही आसानी से इसको देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि जब हमने पढ़ाया था कि अगर ये अनुस्वार आपको दिख जाए, कहीं भी अनुस्वार आपको दिख जाए, तो आपको क्या देखना है कि अनुस्वार के बाद अगर स्पर्श व्यंजन है तो हमारा वो पंचमाक्षर का रूप है। अगर स्पर्श व्यंजन के अलावा अंतस्थ है आपका, या फिर आपका क्या है ऊष्म व्यंजन है, तो वहाँ पर हम उसको अनुस्वार ही होती है, यानी कि अनुस्वार की अंग की मात्रा होती है, ये वाली मात्रा होती है। और अगर जो अनुस्वार की ये बिंदी है, अगर इसके बाद हमें स्पर्श व्यंजन दिख जाए जस्ट बाद, तो हमारा पंचमाक्षर होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या संयम में हमें क्या दिख रहा है? ये बिंदी के बाद क्या ये दिख रहा है? अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर ये जो बिंदी है किसका रूप है? अनुस्वार का रूप है। और इसमें पूछा क्या गया है? पंचमाक्षर का रूप। तो ये तो हमारा अनुस्वार का रूप गलत हो गया। इसी तरह संस्कार में देखते हैं, यहाँ बिंदी है, उसके बाद क्या है? सा, ऊष्म व्यंजन है। और हमने क्या बताया था? अगर अनुस्वार के बाद अंतस्थ या ऊष्म कोई भी आ जाए तो वो हमारी अनुस्वार ही होती है, पंचमाक्षर नहीं होती है। तो ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं जो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, गंगा, यहाँ देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर गंगा, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जैसे हमने अनुस्वार वाली बिंदी देखी, तो उसके बाद हमने जस्ट क्या देखा कि हमें ये गा मिल गया, यानी कि स्पर्श व्यंजन मिल गया यहाँ पर हमको। ठीक है, अनुस्वार के बाद जस्ट हमें स्पर्श व्यंजन मिल गया। तो हम अगर जैसे अब हम इसको खोलना चाहते हैं, यानी कि इसका हम रूप बदलना चाहते हैं कि ये किस पंचमाक्षर में बदलेगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये अनुस्वार है। ठीक है, इसके बाद कौन से वर्ग का आया है व्यंजन? गा हमारा आया है। किस वर्ग का है? का वर्ग का यहाँ पर व्यंजन है। तो जो का वर्ग है उसी का पंचमाक्षर आएगा यहाँ पर, जस्ट उसी परिवार का पंचमाक्षर आएगा। कैसे? कि जब ये हमारा जो पंचमाक्षर है, ये वाले गा, या, ड़ा, ना और मा, ये हमारे पंचमाक्षर हैं। ये कैसे हैं? ये हमारे बच्चे हैं, हमने बताया था आपको, ये हमारे बच्चे हैं। और जो आगे के 4 वर्ण होते हैं, ये वाले, ये हमारे कैसे होते हैं? जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं परिवार के। ठीक है, ये हमारे 4 व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। तो जब भी बच्चा अगर अपने ही परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति के साथ है,
तो वो अपना रूप बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो गा है तीसरे स्थान पर आता है का वर्ग में, यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति है का वर्ग का। ठीक है, का परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति है। तो ये जो बच्चा है गा, ये जिसने देखा कि हमारे साथ हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं परिवार के, तो वह अपना रूप बदलकर अनुस्वार कर लिया। ठीक है, और जब वह अपने वास्तविक रूप में आएगा तो फिर पुनः उसी अपने पंचमाक्षर में आ जाएगा। तो हम इसको खोलकर देखते हैं, अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, गंगा। ये हमारा गंगा ही पढ़ा जाएगा, ये पंचमाक्षर है। आप इसको गडंगा मत पढ़ लेना कि ये गडंगा है, नहीं गडंगा नहीं है, ये हमारा गंगा ही है। ये पंचमाक्षर के रूप में आता है यहाँ पर। और जब ये देखता है कि हमारे साथ हमारे दादाजी हैं, तो वह अपना चाहे तो स्वरूप बदलकर अनुस्वार भी कर लेता है। ठीक है, वो अपना यहाँ पर अनुस्वार भी बना लेता है। ठीक, तो ये हम समझ गए कि जैसे ही हमने अनुस्वार देखा और जस्ट अगर उसके बाद यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है, तो हम समझ जाएंगे कि जिस वर्ग का स्पर्श व्यंजन है उसी वर्ग का ये पंचमाक्षर यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो गया, गंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, शंख में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है। अब यहाँ पर हमने देखा क्या, शंख, शंख। ठीक है, ये हमारा क्या है, शंख। तो हमने यहाँ देखा अनुस्वार है ये। ठीक है, इसके बाद जस्ट कौन सा वर्ण आया है, खा वर्ण। खा किस वर्ग का है, का वर्ग का। तो हमें पता चल गया कि ये जो का वर्ग है, का वर्ग का ही पंचमाक्षर यहाँ अपना रूप बदल के आया क्या, अनुस्वार के रूप में। अब हम इसको अगर वास्तविक रूप दें तो कैसे देंगे, सा। अब जो अनुस्वार है इसको वास्तविक रूप में ले जाएंगे तो किस रूप में ले जाएंगे, जो का वर्ग का पंचमाक्षर है, का वर्ग का पंचमाक्षर ये। ठीक है, का वर्ग का पंचमाक्षर। का वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, हमें का वर्ग कैसे मालूम चला, ये आपने समझ ही लिया। क्यों, क्योंकि खा यहाँ पर आया है अनुस्वार की जस्ट बाद, खा किस वर्ग का है, का वर्ग का, और का वर्ग का ही पर पंचमाक्षर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निम्न में से किसमें अनुस्वार अंग की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अभी हम क्या देख रहे थे, इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इसका आंसर क्या हुआ, शंख में बना अनुस्वार निम्न में से क्या, इसका आंसर हो गया हमारा गा। ये हमारा आंसर हो गया गा, ना नहीं हुआ और अंग की मात्रा भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का हमने आंसर छोड़ के समझा तो दिया था यहाँ पर, लेकिन आंसर लगाना भूल गए थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, निम्न में से किसमें अनुस्वार अंग की मात्रा का, अंग की मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी कि इसमें ये पूछा कि जो ये शब्द दिए गए हैं, ये तीनों शब्द, चारों शब्द, इसमें से जो अनुस्वार लगी है, अनुस्वार लगी है, इसमें से किसमें अनुस्वार जो है अंग की मात्रा के रूप में आया है, ये पूछा है उसने। ठीक है, उसने अब की बार पंचमाक्षर नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि कौन से शब्द में अंग जो है ये अनुस्वार अपनी मात्रा के रूप में। तो यहाँ इसको हम चेक करते हैं, कंठ। हमने जैसे ही देखा ये अनुस्वार लगा, उसके बाद हमने नजर डाली, क्या आया, ठा, यानी स्पर्श व्यंजन आया हमारे किस वर्ग का, टा वर्ग का। तो ये हमारा टा वर्ग का यहाँ पर आया है। तो हमें पता चल गई कि जो अनुस्वार है ये अपना रूप बदल कर बैठा है यहाँ पर, किस परिवार का है, टा परिवार का है। तो ये टा परिवार का है जो पंचमाक्षर, वही तो यहाँ पर रूप बदले। अगर उसको हम वास्तविक लाएं वास्तविक रूप में, तो टा वर्ग का पंचमाक्षर ड़ा, आधा ड़ा और कंठ। तो ये हमारा इसका वास्तविक रूप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि ये जो अनुस्वार है वो हमारा पंचमाक्षर के रूप में है, जबकि इसने क्या पूछा है, अनुस्वार अंग की मात्रा के रूप में। तो ये एक हमारा गलत हो गया। इसी प्रकार से संकर, संकर में देखते हैं, संकर। ठीक है, संकर में देखा कि अनुस्वार जो है वो जस्ट इसके बाद कौन सा है, का आया है। का किस वर्ग का है, का वर्ग का, और का वर्ग का है जब, यानी स्पर्श व्यंजन है, तो का वर्ग का ही जो पंचमाक्षर होगा, का वर्ग का ही पंचमाक्षर यहाँ पर अपना रूप बदल कर बैठा हुआ है। अब इसको वास्तविक रूप में लाते हैं कैसे, सा और का वर्ग का पंचमाक्षर ये, और फिर कर। ठीक है, ये हमारे होगा संकर, इसका वास्तविक रूप ये है। अब देखते हैं संक्षिप्त। संक्षिप्त में, संक्षिप्त, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने अनुस्वार देखा, इसके बाद वाले व्यंजन पर हमने वर्ण पर नजर डाली, तो यहाँ पर हमें कोई भी
स्पर्श व्यंजन नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर हमें कोई भी स्पर्श व्यंजन नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ये जो हमारी अंक की मात्रा है, अनुस्वार है, वो किस रूप में आया है, अंक की मात्रा के रूप में आया है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया क्या, ये वाला सही। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, श्रृंगार को। श्रृंगार क्या कहता है, श्रृंगार को देखते हैं यहाँ, श्रृंगार, ठीक है, ये हमारी री की मात्रा है। इसको अगर हम देखते हैं कि ये जो अंक की मात्रा है यानी अनुस्वार लगा है जो, उसके जस्ट बाद क्या आया, गा आया है, यानी कि का वर्ग का व्यंजन आया है जो कि स्पर्श व्यंजन है। जैसे ही हमने देखा कि अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन है, ये पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं पंचमाक्षर का ही रूप लिए बैठा है, जो पंचमाक्षर है वही अपना रूप बदलकर यहाँ बैठा है। तो अगर हम इसको वास्तविक रूप में लाएं तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, श्रृंग, ठीक है, स्रा। अब ये पंचमाक्षर कौन से वर्ग का है, का वर्ग का है, का वर्ग का है। कैसे पता चला, क्योंकि जो ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं ये गा, ये का ही वर्ग के हैं, तो इसी वर्ग का हमारा बच्चा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है श्रृंगार, ठीक है, ये हमारा श्रृंगार हो गया। यानी कि यहाँ भी हमारा क्या है, पंचमाक्षर के रूप में आया है, यहाँ हमारा अंक की मात्रा के रूप में आया है, यहाँ भी हमारा पंचमाक्षर है, यहाँ भी पंचमाक्षर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा और हमने भी समझाया। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे शब्द देख लिए हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं वर्तनी में, जो कि अधिकतर एग्जामों में हमने देखा है कि जो फेमस क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है। तो चलिए हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। जैसे सबसे फेमस क्वेश्चन है हमारा, सबसे फेमस पूछा जाता है क्या, उज्ज्वल, उज्ज्वल, एक ये वर्ड पूछ लिया जाता है। क्या ये हमारा सही है, नहीं ये हमारा सही नहीं है। इसकी वर्तनी अच्छे से देखना कौन सी होती है, उज्ज्वल। अगर आप वर्तनी उच्चारण सही करेंगे शब्दों का तो ही आप समझ जाएंगे कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। इसको पढ़िए, क्या पढ़ोगे, उज्ज्वल, उज्ज्वल, जबकि ये हमारी उज्ज्वल नहीं होता है, क्या होता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो हमारी ये वाली वर्तनी सही हो गई। दूसरा देखते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि, और कुछ लोग क्या लिख देते हैं इसी को, आरसीवाद, ये लिख देते हैं आरसीवाद। तो हमारा इसका वर्तनी ये वाली सही है और ये वाली गलत है। क्यों, क्योंकि जो हमारा रा है, रा है वो जहां भी उच्चारण होगा, जिस स्थान पर उच्चारण जस्ट उसी के बाद वाले अक्षर पर लगता है। जैसे हमने क्या बताया था कि ये जो वाह है और ये वाह यानी कि बड़ा आ की मात्रा के साथ है, ये अपने सिर पर इस रा को ढोए हुए है, ठीक है, इस रा को अपने सिर पर रखे हुए। जब ये उतारेगा तो ये उतार कर कहाँ रखेगा, अपने आगे इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ कर लिखें तो क्या लिखेंगे, आशीर्वाद, इस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम इसको उच्चारण सही देखते हैं, उच्चारण करते हैं तो क्या बोलेंगे, आशीर्वाद, यानी कि हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सा के ऊपर यानी कि सा के ऊपर जो ई की मात्रा है सी, इसके ऊपर ये रा लगा है, अगर ये इसको उतार कर आगे रखता है तो किस हिसाब से रखेगा, आर सी वाद, ये इसी हिसाब से तो रखेगा, क्योंकि ये जो इसने अपने सिर पर ढोई था और जब इसको ये आगे उतार कर रख रहा है तो यहीं पर रखेगा। अब इसको उच्चारण कीजिए, क्या है, आर सी वाद। तो क्या आर सी वाद होता है, नहीं ना, तो ये हमारा हो गया गलत और ये हमारा हो गया सही। इस हिसाब से हमने देखा कि कौन सी क्वेश्चन सही है, कौन सा कौन सा वर्ण हमारा सही है, कौन सा गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण, कौन सा जो शब्द में अधिकतर पूछा जाता है। जैसे एक आता है सबसे फेमस है जो बहुत ही अधिकतर लोग गलत करते हैं, क्या, कब, इत्री, कब इत्री, ये हमारा होता है शुद्ध रूप, कब इत्री, यानी कि केवल मात्रा कहाँ कहाँ होती है, यहाँ पर छोटी की मात्रा और त्रा पर बड़ी की मात्रा, लेकिन लिखते लोग क्या है, कब
कवियत्री। लोग ये लिख देते हैं कवियत्री, ये हमारा गलत है और हमारा सही क्या है, कवियत्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनधिकार अभी हम देख ही चुके हैं, आशीर्वाद भी देख चुके हैं। अब देखते हैं जैसे एक आता है ज्योत्सना, ज्योत्सना, तो हमारा इसका जो शुद्ध रूप होता है ये वाला होता है, यानी कि हमारा ता भी आधा होता है और सा भी आधा होता है। ज्योत्सना ये हमारा सही शुद्ध रूप होता है। एक आते हैं क्या, हिरण्य, हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप, ये हमारा नाम है जो, ये हमारा नाम सही है क्या, हिरण्य कश्यप ही होता है, नहीं हिरण्य कश्यप नाम नहीं होता है, नाम क्या है, नाम है हिरण्य कशिपु, हिरण्य कशिपु, ये हमारा जो नाम है शुद्ध नाम है वो ये है हिरण्य कशिपु, हिरण्य कश्यप नाम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि, ये हमारे जो वाल्मीकि ये हमारा शुद्ध शब्द है, और जबकि लोग क्या लिख देते हैं, वाल्मीकि, वाल्मीक, वाल्मीकि ये लिख देते हैं, ये भी हमारा गलत है। या फिर वाल्मीकि ये लिख देते हैं, ये भी गलत है। हमारा शुद्ध शब्द क्या है, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। अब देखते हैं अधीन, हमारा अधीन होता है या फिर आधीन होता है, इन दोनों में कौन सा वर्ड सही है, कौन सा शब्द सही है, ये वाला अधीन होता है, ना कि आधीन, आधीन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे हमारा है एक आता है आतिथेय, आतिथेय भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। आतिथेय होता है, आतिथेय होता है या फिर आतिथेय, इन दोनों में कौन सा सही है, इन दोनों में हमारा सही है ये वाला हमारा है गलत। अब देखते हैं अगला जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये वाला सही है, ये हमारी रेफ वाला रहा है, ठीक है, या फिर अंतरराष्ट्रीय, ये वाला सही है। बताइए कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। ये हमारा तद्भव रूप है, ये हमारा कैसा रूप है, तद्भव। ये हमारा कैसा रूप, तत्सम रूप है। अगर क्वेश्चन में दोनों दे दिए जाए तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि हमारा तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला कौन सा है। जैसे एक पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है, जैसे पूछा जाता है आपका जगत जननी, जगत जननी, अगर हम ऑप्शन दें जगत जननी, ये हमारा सही है, या फिर जगत जननी, ये हमारा सही है, या फिर जगत जननी, ये हमारा सही है। ठीक है, तो इन तीन ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है, जगत जननी सही है, नहीं हमारा गलत है, ता नहीं होता है, हमारा होता है जा, आधा जा और पूरा जा, जगत जननी। अब ये जगत जननी कैसे बनता है, होता तो असल में जगत ही है, लेकिन जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे वहां हम इसको पढ़ेंगे कि ता का जा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जगत जननी होता है, हमारा शुद्ध रूप क्या है, जगत जननी, जगत जननी नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, एक दो और देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे कि हमारा है निरोग, निरोग और निरोग, निरोग, तो इन दोनों में कौन सा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर दोनों दे दिया है तो आप प्रायोरिटी इसको देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा तत्सम रूप है और ये जो हमारा ये हमारा तद्भव रूप है। ठीक है, तो अगर आ जाए तो इसको हम प्रायोरिटी इसको देंगे, प्राथमिकता इसको देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे चलिए दोस्तों, अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, और जो इसकी प्रैक्टिस क्लास है वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो, जो भी अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर कोई गलती हो गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली क्लास में सुधार कर सकें। और जो भी आपके
सजेशंस हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही बेस्ट क्लासों के लिए, प्रैक्टिस क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेन चैनल जो 30 मिनट्स जीएस चैनल है उसमें आपको पूरी थ्योरी वाइज हिंदी या सामान्य हिंदी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर भी क्लास अटेंड कीजिए। जैसे जैसे वहाँ पर हमारे टॉपिक ख़त्म होते जाएंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्लासें मिलती चली जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।